गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है हमारी, ये है पार्ट 3 वीडियो ऑन द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। और इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ MCQ सॉल्विंग वीडियो। तो बिना किसी देरी से हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, दिस इज़ हु among the following is not a member of the subaltern studies group। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन मेंबर नहीं है, किस ग्रुप का मेंबर नहीं है, द मेंबर ऑफ द subaltern studies group। जो subaltern टर्म है ना, इट वॉज कॉइंड बाय एंटोनियो ग्रामची। एंटोनियो ग्रामची कौन है? ही बिलोंग टू इटली, तो इटालियन है ये, और इन्होंने subaltern टर्म को कॉइन किया था और ये मार्क्सिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो सबॉल्टन टर्म है इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जो कि इंडियन है, तो इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो सबॉल्टन स्टडीज़ ग्रुप है ना, तो वी हैव टू टेल कि जो सबॉल्टन स्टडीज़ ग्रुप है वो किन्होंने फाउंड किया था। तो इट वॉज फाउंडेड बाय रानाजीत गुहा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो कि जो रानाजीत गुहा हैं, जो कि इंडियन हिस्टोरियन है। कौन है ये? इंडियन हिस्टोरियन। तो इन्होंने फाउंड किया था सबॉल्टन स्टडीज़ ग्रुप। और इसके अंदर अब 3 मेंबर है और इनमें से एक मेंबर नहीं है। पहला ऑप्शन है पार्था चैटर्जी, गायत्री स्पिवाक, तो ये तो एसोसिएटेड है क्योंकि ये पॉपुलराइज कर रही है टर्म को, तो ये ग्रुप का भी पार्ट थी, लेकिन फाउंडर नहीं थी। फाउंडर रानाजीत गुहा हो गए हमारे। फिर है दीपेश चक्रवर्ती एंड होमी के भाभा। सारे के सारे इंडियन है एक्सेप्ट होमी के भाभा। अब वो क्या थे? पहले इंडियन थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश की सिटीजनशिप ले रखी है एंड ही इज स्टिल अलाइव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज होमी के भाभा। जो होमी के भाभा है, ही इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री, जो हमने पहले देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवेलेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी। और थर्ड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड स्पेस, उस पर भी उन्होंने कुछ बातचीत करी है। लेकिन जो टर्म है ना, द थर्ड स्पेस, इट वॉज कॉइंड बाय एडवर्ड सोजा। तो हमको याद रखना है कि जो सबॉल्टन स्टडीज़ ग्रुप है उससे एसोसिएटेड कौन है? बाकी ये तीनों पर्सन्स है, बट होमी के भाभा इज़ नॉट एसोसिएटेड। और गायत्री स्पिवाक मेजर है, बाकी सारे माइनर माइनर हैं। तो हम इस चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू याद रखेंगे कि जो सबॉल्टन जो टर्म हो गई कॉइन किन्होंने की है? एंटोनियो ग्रामची ने कॉइन करी है, पॉपुलराइज करी थी गायत्री स्पिवाक ने। और जो ग्रुप बनाया था वो बनाया था हमारा रानाजीत गुहा ने, जो कि इंडियन हिस्टोरियन थे। और इसके मेंबर्स हैं हमारे पार्था, गायत्री स्पिवाक एंड दीपेश। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्रीट्यूड, तो ये एक टर्म है, इज एसोसिएटेड विथ। सो ये टर्म किन से एसोसिएटेड है? द टर्म नेग्रीट्यूड। सबसे पहले ना नेग्रीट्यूड जो टर्म है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है नेग्रीट्यूड मीन्स दैट, आंसर भी दे रखा है सिजेरीज वर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एम सिजेरी। एम सिजेरी इज़ द पर्सन हु कॉइंड द टर्म नेग्रीट्यूड। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इनके साथ एक और पर्सन एसोसिएटेड थे, उनका नाम नहीं दे रखा है। तो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन नाउ। पर पहले एक बार डेफिनेशन चेकआउट करते हैं हम। जो नेग्रीट्यूड है इसका मीनिंग क्या होता है? इन सिजेरीज वर्ड्स, दैट द सिंपल रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट वन इज ब्लैक, ओके, द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस फैक्ट एंड ऑफ आवर डेस्टिनी एज ब्लैक ऑफ आउट हिस्ट्री एंड कल्चर। तो सिंपल सी बात है कि जो नेग्रीट्यूड का जो मीनिंग होता है वो है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई हम ब्लैक हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है ना एक्सेप्टेंस में। इफ़ वी आर ब्लैक देन वी हैव टू ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट दैट वी आर ब्लैक। व्हाट इज़ द बैड थिंग इन दैट? तो ये मीनिंग है नेग्रीट्यूड का कि भाई अपना जो फैक्ट है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उससे आपको शांति मिलेगी और आपकी जो डेस्टिनी है एज ब्लैक उसको आराम से अपना लो। सो दैट विल लीड टू पीस इन योर लाइफ एंड इट विल रिवाइव योर हिस्ट्री एज वेल एज योर कल्चर। और आपको अब इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज वर द व्यूज़ ऑफ एमी सिजेरी एंड ही इज़ द वन हु हैज़ कॉइंड द टर्म नेग्रीट्यूड। ये फ़ोटो हैं जो, ये एम सिजेरी की ही फ़ोटो है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि एम सिजेरी के साथ साथ एक और पर्सन एसोसिएटेड थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम है लियोपोल्ड सेनगर। तो जो लियोपोल्ड हैं और एम सिजेरी हैं, इन दोनों ने मिल करके नेग्रीट्यूड टर्म को कॉइन किया है। अब जो लियोपोल्ड है ना, ये कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल। सेनेगल इज़ अ कंट्री, सेनेगल SENEGAL, सेनेगल कंट्री है। तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना वो लियोपोल्ड थे। नाउ यू हैव टू लर्न कि जो लियोपोल्ड है और एम सिजेरी है, दोनों ने मिल करके नेग्रीट्यूड टर्म को कॉइन किया है। और नेग्रीट्यूड का मीनिंग है कि एक्सेप्टेंस ऑफ दिस फैक्ट दैट आर डेस्टिनी एज ब्लैक, अपनी ब्लैकनेस को एक्सेप्ट करना है।
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो ग्रेमा टर्नर है, ग्रेमा टर्नर आर्ग्यूज दैट novels are of specific value to the post-colonial studies. ठीक है, what is the rationale he offers for this argument? तो ग्रेमा टर्नर है, he is a male first of all. Now वो एक बात बोल रहे हैं कि वो क्या आर्ग्यू करते हैं, क्या बोलते हैं कि जो नोवेल्स है ना, दे आर ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू टू पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़। तो पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़ में नोवेल्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। तो इस बात को बोलने के पीछे उनका क्या रैशनल है, मतलब उन्होंने ये बात क्यों बोली, क्या सोच करके उन्होंने, ग्रेमा टर्नर ने ये बात बोली कि जो नोवेल्स है ना उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है इन द पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट एज यू विल रीड थ्रू दी ऑप्शंस तो आंसर अपने आप ही समझ आ जाएगा इसका आपको। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि दैट देयर हैव बीन टू मैनी पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज बेस्ड प्योरली ऑन द वर्क्स ऑफ द एकेडमिक्स। ओके, बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज हैं विच आर बेस्ड प्योरली ऑन द वर्क्स ऑफ द एकेडमिक्स। सेकेंड हमसे बोलता है, थोड़ा एसोसिएटेड भी नहीं लग रहा है ये ऑप्शन, तो बीटा ऑप्शन पढ़ते हैं हम, that because stories and novels are generated by culture, they therefore produce meanings and significances that are indicative of that culture. Okay, तो ये बोल रहे हैं कि जो स्टोरीज और जो नोवेल्स है ना वो कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि जो उस समय का कल्चर है उस पर बेस्ड होती हैं जो नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो भी चीज़ें हैं। तो वो क्या करेंगी, दे देयरफॉर प्रोड्यूस मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंसेज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ दैट कल्चर। तो हमें जो नोवेल्स और जो स्टोरीज लिखी जा रही हैं तो वो हमें क्या बताएंगी, उस दौरान का जो कल्चर था उसके बारे में हमको बताएंगी। तो इसीलिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, नोवेल्स एंड स्टोरीज आर मोर इंजॉयबल टू रीड देन द वर्क्स ऑफ द थ्योरी, सो पोस्ट कोलोनियल स्टडीज विल गार्नर मोर फॉलोअर्स यूजिंग दिस मेथड। तो ये तो एकदम एब्सर्ड सा पॉइंट है, एकदम एब्सर्ड ऑप्शन दे रखा है। और लास्ट ऑप्शन में बोलते हैं टर्नर डिडंट हैव एक्सेस टू एकेडमिक वर्क्स व्हेन ही वाज राइटिंग। तो ये एकदम से ही वेग ऑप्शन है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया बीटा ऑप्शन। तो जो ग्रेमा टर्नर है, ही आर्ग्यूज दैट कि जो नोवेल्स हैं दे आर ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू इन द पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नोवेल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय का जो कल्चर था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो नोवेल्स होंगे वो क्या बता रहे हैं, एवरी डे लिव्ड एक्सपीरियंस है जो है ना, एवरी डे लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, सो देयरफॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़। कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि दैट वाई डज पोस्ट कोलोनियल स्कॉलर होमी भाभा कौन से कॉन्सेप्ट से थे, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस, हाइब्रिडिटी एंड थर्ड स्पेस, जो कि इन्होंने नहीं कॉइन किया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्होंने करा थर्ड स्पेस टर्म को कॉइन, एडवर्ड सोजा ने। ओके, तो होमी भाभा पे क्वेश्चन हो गया हमारा, होमी भाभा पे। अब पूछ क्या रहे हैं हमसे कि आर्ग्यू दैट कोलोनियल डिस्कोर्स वॉज एम्बिवेलेंट अबाउट दी कॉलोनाइज्ड। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहे हैं ना कि वाई डज दी पोस्ट कोलोनियल स्कॉलर होमी भाभा आर्ग्यूज दैट, क्या आर्ग्यू करते हैं वो कि जो कोलोनियल डिस्कोर्स था वॉज एम्बिवेलेंट अबाउट दी कॉलोनाइज्ड। ओके, तो कॉलोनाइज्ड के बारे में जो भी कॉलोनियल डिस्कोर्स लिखा जा रहा था इट वाज एम्बिवेलेंट इन नेचर, बहुत ही एम्बिग्यूअस था। तो इसका रीज़न क्या है अकॉर्डिंग टू होमी के भाभा। पहला ऑप्शन बोलता है कि पोर्ट्रेल ऑफ द कॉलोनाइज्ड टुवर्ड्स आइदर अ पैसिव एंड कनकरेबल सब्जेक्ट और एन इरेशनल अनटेम्ड बारबेरियन, दिस मीन्स दैट द कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंटली स्टीरियोटाइप्ड। ठीक है, तो थोड़ा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन रीड करते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं दे डिड नॉट ट्रैवल टू कॉलोनीज एंड देयरफॉर कुड नॉट एस्टैब्लिश एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल। तो बोलना चाह रहे हैं कि जो स्कॉलर्स हैं दे डिड नॉट ट्रैवल टू द कॉलोनीज और देयरफॉर कुड नॉट एस्टैब्लिश एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल। चार्ली ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है इसमें कि पोस्ट कॉलोनियल जो स्कॉलर्स हैं दे वर टू फोकस्ड ऑन कॉलोनाइजिंग पावर रादर देन द कॉलोनाइज्ड पीपल। तो कॉलोनाइजिंग पावर पे ज़्यादा ध्यान था रादर देन द कॉलोनाइज्ड पीपल, नॉट द राइट आंसर। डेल्ट ऑप्शन हमें बोलता है कि द कॉलोनाइज्ड डिड नॉट मेक एनफ एफर्ट टू हैव देयर वॉइसेस हर्ड, अगेन अ वेग आंसर। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज एल्फा ऑप्शन ओनली। एल्फा ऑप्शन हम फिर से रीड करेंगे। तो जो होमी के भाभा है ना वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है वो एम्बिवेलेंट है अबाउट द कॉलोनाइज्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पोर्ट्रेल ऑफ द कॉलोनाइज्ड है टुवर्ड्स आइदर अ पैसिव और कनकरेबल सब्जेक्ट और एन इरेशनल अनटेम्ड बारबेरियन है। इसका मतलब है कि जो कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट है ना उसको
कॉन्टिन्यूसली क्या करा गया, उसको स्टीरियोटाइप करा गया। स्टीरियोटाइप का मीनिंग आपको पता ही होगा, स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी टाइप के प्रीजुडाइसेस को बढ़ावा देना। ओके, तो मतलब एक स्टीरियोटिपिकल इमेज फॉर्म कर देना किसी भी चीज़ के बारे में, दैट इज स्टीरियोटाइप्ड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि द सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्जुन अपुदुराई राइट्स अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लोज, और हमसे पूछा है कि वो 5 टाइप्स ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लोज के नाम बताने, हमने क्या क्या नाम है। सबसे पहले इसमें देखना है कि जो अर्जुन अप्पादुराई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है कौन है वो। जो अर्जुन अप्पादुराई हैं ये इंडियन थे, लेकिन अब इंडियन नहीं है, नो मोर एन इंडियन, एंड ही हैज़ टेकन द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। तो अब ये इंडियन अमेरिकन हो गए, ये भी अब हमारे नहीं रहे। तो जो अर्जुन अप्पादुराई हैं अब वो ना 5 टाइप्स ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लोज बताते हैं, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है वो कौन से 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो 5 टाइप्स दिए गए हैं वो कौन से वर्क में दिए गए हैं, दैट वी मस्ट नो। तो जो वर्क का नाम है दैट इज डिसजंक्चर एंड डिफरेंस। ओके, डिसजंक्चर एंड डिफरेंस, दिस इज द नेम ऑफ द वर्क इन विच दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अर्जुन अप्पादुराई। और ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है सब्जेक्ट? यू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन के एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। तो अब ये जो है ना, ये ग्लोबल कल्चरल फ्लोज के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लोबल कल्चरल फ्लोज क्या होता है कि वो बोलना चाहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके रीजंस क्या, मतलब इतना ज़्यादा ग्लोबल कल्चरल फ्लोज कैसे हो रहे हैं, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ग्लोबली फ्लोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा बीटा ऑप्शन। तो यू हैव टू लर्न। इसमें वो एथनो के बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नो, आइडियो एंड फाइनेंस, है ना। और जो स्केप वर्ड है दैट इज दी सफिक्स फ्रॉम लैंडस्केप। तो जो लैंडस्केप वर्ड है ना, पीछे का जो स्केप है सब पे पीछे लगा दिया इन्होंने। तो अब ये आपने याद रखना है कि एथनो हो गया, मतलब एथनो मतलब होता है कि जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जो सारी बाउंड्रीज है ना, पहले टाइम्स में पीपल डिडंट यूज टू ट्रैवल दैट मच, बट नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन and these boundaries do not exist that much anymore, so एथनोस्केप है। मीडिया स्केप क्या है कि जो कल्चर है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर। टेक्नो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी फ्लो कर रही है। फाइनेंसेस दैट इज मनी इज फ्लोइंग एंड दी आइडियाज़ आर फ्लोइंग। तो इन 5 चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि इन 5 चीज़ों के बारे में 5 ग्लोबल फ्लोज के बारे में कौन बात कर रहे हैं? अर्जुन अप्पादुराई। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो पोस्ट कॉलोनियल है इट इज़ स्पेल्ड विदाउट अ हाइफन इज़ यूज टू सजेस्ट। तो एज यू हैव सीन कि हम एक तो पोस्ट कॉलोनियल ऐसे लिख देते हैं, पोस्ट कॉलोनियल, तो बीच में हाइफन लगा देते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं जोड़ करके तो इसका क्या मतलब है ना। तो इसका मतलब हमने बताना है कि इसका क्या मतलब हो गया ऐसा पोस्ट कॉलोनियल लिखने का। पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट सेज कि दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ नाउ इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा एंड इट फंक्शंस एज अ हिस्टोरिकल कैटेगरी, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी वर्ल्ड है हमारा वो पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंडर आ गया है, तो वो हिस्टोरिकल कैटेगरी बन गया। अब बीटा ऑप्शन बोलता है कि दैट द ग्लोबल साउथ अलोन इज़ नाउ इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा। तो जो हमारा ग्लोबल साउथ है सिर्फ वही पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंडर है, तो इसलिए हम इसको ऐसे पोस्ट कॉलोनियल बोलते हैं। एकदम गलत आंसर है, मतलब ये तो सूटेबल भी नहीं है ना, ग्लोबल साउथ आप कैसे बोल सकते हो। That the post-colonialism spelled with the hyphen is a concept only applicable to those countries that experience the colonialism। अब हमने देखा था कि जो कंट्रीज़ हैं जो एक्सपीरियंस करी थी colonialism उनको तो कॉमनवेल्थ का नाम दे रखा है, तो ये ऐसा तो डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं है इस तरीका का कि भाई हाइफन लगाया हाइफन नहीं लगाया तो वो उसको रेफर कर रहा है या इसको रेफर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं। दैट देयर वॉज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दी अर्लियर स्पेलिंग्स। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज़ अल्फा ऑप्शन। अब वो बोलना चाह रहे हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल है जब उसके अंदर एक हाइफन नहीं लगाया है तो उसका मतलब हो गया कि जो हमारा पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना इट इज़ नाउ अंडर द पोस्ट कॉलोनियल एरा। और हमने न्यू कॉलोनाइजेशन टर्म को भी स्टडी किया था, या फिर न्यू इम्पीरियलिज्म जो कि न्यू फॉर्म्स में इमर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है हमारा अल्फा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि क्रिटिसिजम्स लेवल्ड अगेंस्ट द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो है क्रिटिसिज्म
लेवल किया गया है अगेंस्ट दी पोस्ट कॉलोनियल। तो पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडीज़ है ना उनके अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म की स्टेटमेंट है, तो इनमें से वो कौन सी है? पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है कि जो दैट द थ्योरी एंटर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस टू रिसेंटली टू बी कंसिडर्ड एज एन एकेडमिक थ्योरी। तो ये बोलना चाहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडीज़ है ना वो एक रीसेंट थ्योरी है और इसको हम एक एकेडमिक थ्योरी के तौर पे नहीं कंसीडर कर सकते। तो हमें पता है कि भाई ये टू रिसेंटली तो नहीं है, इतना रिसेंट भी नहीं है कि आप इसको एकेडमिक थ्योरी के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते, काफ़ी पुरानी हो चुकी है एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। बीटा ऑप्शन हमें बोलता है कि दैट इट इज़ टू सिमिलर टू रियलिज्म एंड सर्व्स नो फंक्शन, कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और उसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये तो मतलब कोई बात ही नहीं है, ये कोई लाइन भी नहीं है क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट दी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। ऐसी लाइन से आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हो। चार्ली ऑप्शन बोलता है कि दैट इट इज़ नॉट सोफिस्टिकेटेड एनफ टू बी एन एकेडमिक थ्योरी। तो ये किसने बोल दिया कि जो एकेडमिक थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए? नोबडी हैज सेड दिस। तो वो सोफिस्टिकेटेड हो या ना हो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो एकेडमिक थ्योरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डजेंट इवन मैटर। तो सीधा हमारा जो ऑप्शन बच गया दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। कि क्या बोलते हैं ये, दैट द फील्ड फोकसेस सो हेवनली ऑन आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज। अब हम जब पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी है उसको हम जब स्टडी करते हैं हमने देखा कि दैट इट फोकसेस ऑन दी आइडेंटिटी पे फोकस करती है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे फोकस कर रही है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने अपनी लैंग्वेज हम पर इम्पोज करी है। That it ignores the urgent question of whether those in the global south can eat, leaving the problem to the western agencies to sort out. Okay, तो इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिया है किस पे, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पे, बोल करके कि भाई ये ज़्यादा आइडेंटिटी और लैंग्वेज पे फोकस करती है और इग्नोर कर देती है कि जो ग्लोबल साउथ है वो खा सकते हैं कि नहीं ग्लोबल साउथ के बारे में। और इस प्रॉब्लम को किस पे छोड़ दिया गया है? वेस्टर्न एजेंसीज पे छोड़ दिया गया है कि भाई आप सुलझाओ इस प्रॉब्लम को। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म सेड अगेंस्ट द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि इन हिज रिनाउंड वर्क ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म वर्क इन्होंने लिखा है, एडवर्ड सैयद ने लिखा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड दी कॉर्नर स्टोर इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। तो ओरिएंटलिज्म, कोई भी अगर आपसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे कुछ भी बात करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट इट विद दी ओरिएंटलिज्म वर्क, क्योंकि ये फाउंडेशनल वर्क है। तो हमने देख लिया कि ये एडवर्ड सैयद ने लिखा है। अब उसके बारे में अंदर से डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है कि दैट आर्ग्यूज दैट द ओरिएंट इज पोर्ट्रेड इन द वेस्टर्न नॉवेल्स, मीडिया एंड आर्ट एज। तो डेफिनेशन ऑफ ओरिएंट पूछ रहे हैं हमसे कि जो एडवर्ड सैयद है ना अपने वर्क ओरिएंटलिज्म में क्या बोलना चाहते हैं ओरिएंट के बारे में, मतलब किस तरीके से ओरिएंट इज़ पोर्ट्रेड इन दी वेस्टर्न नॉवेल्स। तो जो वेस्टर्न नॉवेल्स हैं वो ओरिएंट को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। ओरिएंट का मतलब मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ओरिएंट का मतलब होता है कि जो ईस्टर्न नेशंस हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो ओरिएंट जो टर्म है ना ये सबसे पहले चौसर ने यूज़ करी थी। तो चौसर हैज़ यूज द टर्म ओरिएंट, और जो चौसर का मतलब था बाय द यूज़ ऑफ द टर्म ओरिएंट, वो बोलना चाहते थे कि जो हमारा मेडिटेरियन सी है तो उसके जो ईस्ट में है ना, ईस्ट में और जो साउथ में जो कंट्रीज़ हैं उनको वो ओरिएंट बोलते थे। लेकिन अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने ओरिएंट की डेफिनेशन को थोड़ा और चेंज किया, और सिर्फ इन ईस्टर्न्स को नहीं, अब वो बोलते कि जो पूरा हमारा जो एशिया है ना, इधर वाला एशिया है, तो उसको बोलते थे कि पूरा भाई ये ओरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे ही और जो हमारी जो अफ्रीका में जो कंट्रीज़ होगी ज़्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सो दीज कंट्रीज़ वर दी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़। तो इन दोनों को वो थोड़ा सा मिला करके ओरिएंट बोलते हैं। एक स्पेसिफाइड एरिया नहीं है, यू कैन नॉट से कि ये कंट्रीज़ हैं जो कि ओरिएंट बोल रहे हो, नहीं नहीं। दे वॉन्ट टू से कि जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी ना तो उनको थोड़ा सा दबा के रखना चाहते हैं, और फिर उनको इसलिए ओरिएंट बोल दिया कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या है? ऑक्सीडेंट इज़ अपोजिट ऑफ ओरिएंट। ऑक्सीडेंट मतलब यूरोपियन एंड ओरिएंट मीन्स नॉन यूरोपियंस एंड पर्टिकुलरली द ईस्टर्न साइड कंट्रीज। बैक टू द क्वेश्चन, अब वो हमसे एडवर्ड सैयद जो है ना वो क्या बोलना चाहते हैं कि जो ओरिएंट है इज पोर्ट्रेड इन द वेस्टर्न नॉवेल्स एंड मीडिया एज व्हाट। तो पहला ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है कि दैट अ प्लेस प्रॉन टू लिबरल डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशनरी फेमिनिज्म। तो लिबरल डेमोक्रेसी, वाह वाह इतनी अच्छी बात, एंड रेवोल्यूशनरी फेमिनिज्म, ये सब बातें तो उन्होंने ओरिएंट को नहीं डिस्क्राइब करी, इतनी अच्छी बातें ओरिएंट के बारे में नहीं बोली उन्होंने। बीट ऑप्शन हमारा बोलता है कि दैट एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द मॉडर्न डे मिडल ईस्ट एंड एशिया। इतना ज़्यादा एक्यूरेट डिपिक्शन भी नहीं दिया उन्होंने। चार्ली ऑप्शन बोलता है कि दैट ओरिएंट इज लॉस्ट इन द पास्ट, प्रोन टू डिस्पोटिक रूल एंड प्लेग्ड बाय द ऑड कल्चरल ट्रेडिशंस। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, और यही है हमारा आंसर। जो ओरिएंट है ना ये बोला उन्होंने कि दैट इट इज़ लॉस्ट इन द पास्ट, खोई हुई है, प्रोन टू डिस्पोटिक रूल है,
कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डिस्पोटिक रूल है, मन मर्जी का चल रहा है सब कुछ, प्लेग्ड बाय द ऑड कल्चरल ट्रेडिशंस, और हमारे अंदर ऑड कल्चरल ट्रेडिशंस है। तो एज यू कैन सी कि भाई ये ही हमारा आंसर है। इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली है ओरिएंट के बारे में। डेल्टा ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है ये कि टू फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एक्यूरेटली पोर्ट्रेइंग द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ इन द रीजन। एक्यूरेटली पोर्ट्रेइंग, ये तो दूर दूर तक भी नहीं कर रहे वो लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में ना एक टर्म दी गई है दैट इज डिसएमिनेशन, और इसका हमसे मीनिंग पूछा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो डिसएमिनेशन है ये टर्म कहाँ से आ रही है। तो एज वी हैव स्टडीड होमी भाभा, हमने होमी भाभा को पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो जो ये डिसएमिनेशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिटन लाइक दिस, डिस एमी, और जो नेशन है एन कैपिटल आएगा उसका, डिसएमिनेशन। तो ये टर्म है ना, पहली बात तो होमी के भाभा इसको यूज़ कर रहे हैं डिसएमिनेशन को। अब जो होमी भाभा है उन्होंने कैसे लिखा था, जिसका क्या टाइटल है, डिसएमिनेशन, टाइम, नैरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ मॉडर्न नेशन। तो पूरा याद रखें, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस रिमेंबर कि जो डिसएमिनेशन है तो थोड़ा सा मतलब ये कैसे लिखा है होमी के बाबा ने इस चीज़ के ऊपर, तो इस टर्म को भी वो ही बताएंगे ना अपने अकॉर्डिंग। जब वो टर्म कॉइन कर रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य है उस टर्म से, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो डिसएमिनेशन का मतलब क्या होता है कि टू स्प्रेड आउट, है ना, तो मतलब स्प्रेड करना, डिस्पर्स कर देना, फैला देना, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसएमिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। लेकिन हमें इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक नहीं बताना है, हमें बताना है अकॉर्डिंग टू होमी भाभा। तो होमी भाभा क्या बोलना चाह रहे हैं बाय द टर्म डिसएमिनेशन। पहले हम सारे ऑप्शंस रीड करते हैं। When people with hybrid identities and cultures become diasporic, traveling physically from south to north to live. तो hybrid identities के लोग हैं and they are becoming diasporic in nature. Diasporic क्या होता है कि moving out from their country to some other countries, और ऑलरेडी हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ है उनकी, यानी कि हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे भाई कॉलोनाइज्ड कर रखा था उनको और कॉलोनाइजर्स भी दोनों साथ में रह रहे थे, तो अब उनकी हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ हो गई है, अब वो जा रहे हैं दूसरे देशों में। ओके, डायस्पोरिक। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस कम टुगेदर इन अ न्यू कंट्री, व्हेन पीपल फ्रॉम वन नेशन एमिग्रेट एन मासे टू अनदर कंट्री, यानी कि जब लोग बहुत सारे फ्रॉम वन नेशन एमिग्रेट करते हैं, एमिग्रेट मतलब बाहर जाना, और इमी मतलब इनसाइड आना, एमी मतलब आउटसाइड, आउट। ओके, तो जब मास स्केल पे वो एमिग्रेट करते हैं टू अदर कंट्री, क्या उसको बोलते हैं। डेल्टा ऑप्शन बोल रहा है कि व्हेन पीपल ऑफ मेनी कम्युनिटीज लीव देयर कंट्री टू सेटल इन अनदर। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, दैट इज एल्फा ऑप्शन। तो अगर आपको इतना भी याद आ जाए ना कि जो डिसएमिनेशन है वो होमी के भाभा ने करी है, और आपको बेशक से कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट लाइक सी द टर्म हाइब्रिड इज देयर, सो यू कैन गो विद द ऑप्शन एल्फा। इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं दिया जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड दी आंसर थ्रू दी ऑप्शंस ईजिली इफ़ यू नो दी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो जो डिसएमिनेशन का हो गया होमी भाभा का, अब इसको ना याद कर लेना है हमने यहीं से कि दैट व्हेन पीपल विद हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ के जो लोग हैं एंड कल्चर्स, दे बिकम डायस्पोरिक इन नेचर एंड दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू लिव। ओके, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिसएमिनेशन, द टर्म गिवन बाय होमी के भाभा। और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज नेशन एंड नरेशन। नेशन एंड नरेशन, इसको याद रखना है, नेशन एंड नरेशन इज अ वर्क बाय होमी भाभा। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, इसमें हमसे एक टर्म दी गई है और ये कॉन्सेप्ट है, और पूछ रहे हैं कि दैट दिस कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय। नाउ यू हैव टू टेल मी कि जो इमेजिन्ड कम्युनिटीज है, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय होम। इमेजिन्ड कम्युनिटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा बेनेडिक्ट एंडरसन, होमी भाभा, आइजाज अहमद एंड पार्था चटर्जी। पार्था चटर्जी के बारे में अभी मैंने बताया था कि दैट ही बिलोंग टू द सबॉल्टन स्टडीज़ ग्रुप, SSG सबॉल्टन स्टडीज़ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जिनके हेड कौन थे, रानाजीत गुहा थे। आइजाज अहमद के बारे में यू हैव टू नो दैट वो पहले तो इंडियन थे, लेकिन अब वो भी हमारा देश छोड़ के जा चुके हैं और दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले रही है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस जस्ट रिमेंबर कि उनका एक वर्क है दैट इज़ टाइटल्ड एज इन थ्योरी। तो इन थ्योरी इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय आइजाज अहमद। इमेजिन कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट ना ही तो इन्होंने दिया है ना ही इन्होंने दिया है। होमी भाभा के कॉन्सेप्ट्स को हम पहले ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो होमी के भाभा इज़ नॉट द राइट आंसर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ बेनेडिक्ट एंडरसन। तो जो बेनेडिक्ट एंडरसन है, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इमेजिन कम्युनिटीज़। तो इमेजिन कम्युनिटीज़ है, इसका मीनिंग चेक करते हैं हम सबसे पहले। मीनिंग क्या है इसका? इट मीन्स दैट अ नेशन इज़ अ कम्युनिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो नेशन है ना, इज़ अ कम्युनिटी विच इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया है, सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है
which is imagined by the people who perceive themselves as part of the group, and it was propounded by बेनेडिक्ट एंडरसन इन द ईयर 1983. ईयर कोई बात नहीं, याद रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो बेनेडिक्ट एंडरसन है, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म व्हाट टर्म? इमेजिन्ड कम्युनिटीज़. रिमेंबर दिस, इमेजिन्ड कम्युनिटीज़. ठीक है, इसका क्या मतलब है ना, सिंपल टर्म्स में, कि जब हम बोलते हैं कि दैट आई बिलोंग टू अ प्लेस, सपोज आई बिलोंग टू राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, या फिर कोई इंसान है जो हिमाचल प्रदेश से है, सो बट फाइनली व्हेन वी से दैट आई एम एन इंडियन, लेकिन हम सारे इंडियंस को नहीं जानते, बट स्टिल वी हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड व्हेन आई से दैट आई एम एन इंडियन. ओके, तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो नेशन है ना, नेशन क्या है, इज़ अ कम्युनिटी विच इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटी से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एंड इट इज़ मेयरली इमेजिन्ड बाय द पीपल. ऐसा है नहीं, हम बस मैंने इमेजिन कर लिया व्हेन आई से दैट आई एम एन इंडियन, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में इमेजिन करा ना कि दैट ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो मतलब लाइक वी हैव इमेजिन्ड बाय पीपल हु परसीव देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ द ग्रुप, और हम अपने आप को फिर उस ग्रुप का पार्ट समझने लग जाते हैं बाय इमेजिनिंग आवरसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. ओके, this is what is the concept of imagined communities given by Benedict Anderson. So that's all for this video. 10 questions हमने solve कर लिए हैं. I hope all these 10 questions are clear to you all. Keep practicing these questions and always remember in the saying of Kabir Das that करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. ठीक है, तो जड़ कौन इंसान होता है? जिसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन by practicing, डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उस इंसान को भी बहुत कुछ आ जाता है. तो डोंट कंसीडर योर सेल्फ दैट यू डोंट नो एनी थिंग, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड ऑल ऑफ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू ऑल कैन डू वेल. अगर आपने आज एक्सरसाइज नहीं करी है तो भाई एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि जो हमारी हेल्थ है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने SDG गोल्स भी पढ़े होंगे, सो दे आर ऑल्सो अरेंज्ड इन सच अ सीक्वेंस कि जो हेल्थ है ना वो एजुकेशन से पहले ही आएगी, उसका दूसरा स्थान कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज इतनी सारी अनहेल्दी चीज़ों से हम हमेशा ही सराउंडेड होते हैं. तो एक स्ट्रॉन्ग विल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो कीप एक्सरसाइजिंग, स्टे फिट, रिवाइज दीज क्वेश्चंस and have a nice day. I'll see you in the next video with 10 more questions. Stay happy. Goodbye to all.